हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और यह नाम से आप समझ रहे होंगे क्या है टॉपिक का नाम। तो फिर चढ़ी ब्लैक फ्राइडे की खुमारी। ब्लैक फ्राइडे का मतलब क्या है और इसकी खुमारी का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका अर्थ क्या है, आज की चर्चा में हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दो बातें बता दूं कि यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण इस कारण से हो जाता है क्योंकि इसका संदर्भ दो अर्थों में है, एक अर्थव्यवस्था के अर्थ में और दूसरा भारतीय समाज और संस्कृति के अर्थ में। ठीक है ना, किस आधार पर ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये ब्लैक फ्राइडे है क्या, इसका मतलब क्या है ना। आज 25 नवंबर के दिन इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तस्वीर से भी आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है ना। चलिए इसको एक एक करके विचार करते हैं, देखते हैं। आज ब्लैक फ्राइडे का आयोजन किया जा रहा है, ये हमने जिक्र कर लिया। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए है क्या कि अमेरिका में एक उत्सव आयोजित किया जाता है, उसका नाम है थैंक्स गिविंग उत्सव, है ना। मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूं, थैंक्स गिविंग डे या उत्सव, जो भी आप कहें। ठीक है, थैंक्स गिविंग डे में होता यह है कि यह फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फसल कटाई उत्सव या उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से भारत में आप मनाते होंगे, आप देखे होंगे, बैसाखी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, लोहड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। ये सभी फसल कटाई उत्सव को ही इंगित करते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से अमेरिका में ये डे मनाया जाता है और इसका नाम है थैंक्स गिविंग डे। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आपको ये समझनी है कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो पहला आधार है वो ये है कि प्रकृति को धन्यवाद देना। ठीक है, साथ ही आशीर्वाद बनाए रखना जनता पर, बनाए रखना इसकी आशा। ठीक है, आशीर्वाद बनाए रखें, कौन? ईश्वर, प्रकृति, जो भी आप समझे, वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसकी आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है इस उत्सव के माध्यम से। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं कि यहां पर तो ब्लैक फ्राइडे नहीं आ रहा है, लेकिन ब्लैक फ्राइडे इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है इसको समझिए। देखो है क्या कि जब ये उत्सव मनाया जाता है, इसके अगले दिन से ही ब्लैक फ्राइडे का जो उत्सव है वो मनाया जाता है ना। ब्लैक फ्राइडे में होता यह है कि सामान्य तौर पर जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो दुकानों में बड़ी तादाद में क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। और जो दुकानदार हैं, चाहे वो थोक विक्रेता हो, चाहे वो खुदरा विक्रेता हो, ये भारी छूट देते हैं कि भाई हम आज के दिन आपको किन्हीं वस्तुओं पर, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, सभी वस्तुओं पर हम भारी छूट देंगे और उसके आधार पर आप जितना हो सकता है आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो उपभोक्ता है वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और वो खरीदारी करता है। ठीक है ना, तो इस लिहाज से ब्लैक फ्राइडे को जो है मनाना शुरू किया गया, है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा कि ब्लैक फ्राइडे के कंटेक्स्ट में दो तीन बातें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कैसे? पहली बात तो यह है कि उत्सव के बाद खरीदारी, है ना, भारी मात्रा में, भारी संख्या। ठीक है, दूसरी बात यह है
कि इस खरीदारी का एक लक्ष्य और है। क्या? तो क्रिसमस, जो कि 25 दिसंबर को आयोजित किया जाता है ना, यानी इस उत्सव के लगभग 1 महीने बाद ही ये आने वाला है। तीसरी बात, नव वर्ष। बात समझ में आ रही है ना? तो एक तो उत्सव का माहौल, उसके ऊपर क्रिसमस, वो भी एक उत्सव, उसके बाद नव वर्ष, वो भी बैक टू बैक आने वाला है ना। तो ऐसे में जो उपभोक्ता हैं वो चाहते हैं कि हम सामान खरीदें, हम सामान खरीद करके उसका आनंद उठाएं, और जो विक्रेता है वह भी चाहता है कि हम इसका लाभ उठाएं, है ना। ये आप सामान्य सी बात से समझ सकते हैं कि भारत में ही देख लीजिए, जब भी दशहरा दीपावली की स्थितियां बनती हैं तो भारत में भी कई जो ऑनलाइन ऑफलाइन विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, दुकानें हैं, ये सभी भारी मात्रा में छूट देते हैं। 20%, 25%, 30%, इस तरीके से अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग हिसाब से अपने तरीके से वे डिस्काउंट्स देते हैं और उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं कि वे सामान खरीदें और उसका लाभ उठाएं, है कि नहीं। तो इस लिहाज से ये जो गतिविधियां हैं यहाँ पर भी संचालित होती हैं। क्रिसमस और नववर्ष के कारण भी यहाँ पर जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो बढ़ती है, ठीक है, और इस लिहाज से ये खरीदारी करते हैं। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण मकसद के तौर पर यहाँ पर सामने आता है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर ब्लैक फ्राइडे क्यों कहा गया, है ना, इस फ्राइडे को ब्लैक क्यों कहा गया, है ना। तो इसके संदर्भ में एक दो विचार हैं, वो आपको समझना जरूरी है। देखो, पहला विचार तो ये है कि अमेरिका में फिलाडेल्फिया एक जगह है ना, मैं तो नहीं गया हूं, फिलाडेल्फिया एक जगह है और वहां पर उसके जो सब अर्बन क्षेत्र हैं, जिसको आप उपनगरीय क्षेत्र कह सकते हैं, उपनगरीय क्षेत्र में फिलाडेल्फिया के आसपास का जो इलाका, फिलाडेल्फिया कोई सब अर्बन नहीं है, बल्कि इसके आसपास के जो उपनगरीय क्षेत्र में पर्यटक आते हैं, है ना, पर्यटकों द्वारा खरीदारी, ये सभी जो पर्यटक आते थे ये फिलाडेल्फिया में आकर करके और बहुत बड़ी संख्या में खरीदारी करते थे इस मौके पर, फसल कटाई उत्सव के बाद, है ना। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को मैनेज करने के लिए वहां की पुलिस को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती थी, और इस कारण से ही उन्होंने इसे ब्लैक फ्राइडे की संज्ञा दे डाली, है ना। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, ये ब्लैक फ्राइडे है। बात समझ आ रही है ना। फिलाडेल्फिया की पुलिस ने यह बात कही, ठीक है। इसके बाद हुआ ये कि 1980 के दशक में ये देखा गया कि जो थोक या खुदरा विक्रेता हैं अमेरिका के, उनको इस पूरे आयोजन में बहुत लाभ होने लगा, है ना। जब भी थैंक्स गिविंग डे आए और उसके बाद जब वे डिस्काउंट दें, छूट दें, तो उसके आधार पर इन्हें पूरे साल में जितना मुनाफा हो सकता था उसके अनुपात में कहीं ज्यादा या फिर उसके बराबर इस तरीके से मुनाफा होने लगा। और इस कारण से इनको जब ज्यादा मुनाफा होने लगा तो फिर इन्होंने भी कहा कि भाई ये ब्लैक फ्राइडे है। क्यों? क्योंकि वहां पर होता यह है कि जो नुकसान होता है उसको रेड से इंगित किया जाता है और जो फायदा होता है उसको ब्लैक से इंगित किया जाता है। तो जब फायदा ज्यादा से ज्यादा होने लगा तो इस कारण से भी इसको ब्लैक फ्राइडे की संज्ञा दी गई, है ना, ब्लैक फ्राइडे। तो ये सभी जो मत हैं, ये सभी मत प्रचलित माने जाते हैं इसके संदर्भ में, है ना। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। लेकिन अब यहां पर जो एक और फैक्ट है वहां उस पर भी विचार करना आवश्यक है कि ब्लैक फ्राइडे और वैश्वीकरण कैसे एक दूसरे से को रिलेटेड है, अंतर संबंधित है। देखिए, आज का जो दौर है, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, आज का दौर हर तरीके से आप सूचना क्रांति से सराबोर हैं, है ना, ओतप्रोत हैं। तो ऐसे में जो ये पूरी की पूरी गतिविधि है, ये पूरी की पूरी गतिविधि केवल एक देश में तक ही सीमित रहे, ये तो संभव ही नहीं, है ना। इनफैक्ट इसका विस्तार
एक एक करके एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, और इसका व्यापक प्रसार प्रचार होने लगा। ठीक है, और इसी को लेकर करके हर स्तर पर, हर देशों में ब्लैक फ्राइडे का आयोजन किया जाने लगा और वहां पर भी धूमधाम से लोग बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में खरीदारी करने लगे। ठीक है ना, तो यहां पर इसी को महत्व दिया गया है कि भाई ब्लैक फ्राइडे किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन से यहां पर जुड़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे ही हम यहाँ पर क्रिसमस और नववर्ष की बातचीत कर रहे हैं, तो दोस्तों क्रिसमस और नववर्ष तो भारत में भी मनाया जाता है। भारत में भी आप हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, है कि नहीं? और भारत में भी क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाता है। आज से 20 साल, 25 साल, 30, 35, 40 साल पहले की बात छोड़िए, उस समय क्रिसमस के बारे में शायद भारत में उतना अधिक प्रचार प्रसार प्रचलन नहीं रहा होगा, लेकिन आज तो निश्चित तौर पर इसका आयोजन धूमधाम से किया जाता है ना। इस दिन अवकाश भी रहता है कि नहीं? और नववर्ष भी सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो इन परिस्थितियों में ये जो ब्लैक फ्राइडे है, यहाँ पर भी अपना जो नशा है, अपना नशा यहाँ पर भी छोड़ रहा है। ठीक है, और केवल भारत ही क्यों, अलग अलग देशों में भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार देखा जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वैश्वीकरण के साथ साथ उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है ना। उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास, ठीक है, मनुष्य जो है उपभोक्ता वस्तुओं को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की ओर अग्रसर हुआ है। जाहिर सी बात है कि परचेजिंग पावर पैरिटी में वृद्धि हुई है। यदि क्रय शक्ति क्षमता में बढ़ोतरी होगी तो वो अधिक से अधिक उसका उपयोग इन स्थितियों में करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये सभी जो बातें हैं यहाँ पर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि इसका जो जुड़ाव है अर्थव्यवस्था से भी है और इसका जुड़ाव भारतीय समाज और संस्कृति से भी है। तो भारतीय समाज में भी अब ये सब गतिविधियां आसानी से देखी जा सकती। ठीक है, चलिए अब हम इसको और थोड़ा सा एक दूसरे डायमेंशन के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा डायमेंशन है कि भाई ब्लैक फ्राइडे के बनाम में, इसके अपोजिट में बाई नथिंग डे का भी एक कॉन्सेप्ट सामने दिखा है। ये क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले हम एक और 2-3 टर्म के बारे में जिक्र कर लेते हैं जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकता है जानकारी के लिहाज से। पहला तो यह है कि साइबर मंडे, है ना। साइबर मंडे नाम से भी एक कॉन्सेप्ट चला है। ये क्या है, इसमें दरअसल होता यह है कि सामान्य तौर पर ब्लैक फ्राइडे को जो लोगों ने खरीदारी की सो की ही, उसके बाद सैटरडे को भी कुछ खरीदारियां हुई, लेकिन उसके बावजूद जो लोग इन दोनों दिनों में छूट गए, नहीं जा सके या फिर नहीं खरीदारी कर सके और डिस्काउंट और रिबेट का फायदा नहीं उठा सके, वे मंडे को यानी नेक्स्ट मंडे को वे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करके और इसका फायदा उठा सकते हैं। इसी को साइबर मंडे की संज्ञा दी गई, है ना। और इसी तरीके से गिविंग ट्यूसडे नाम से भी एक कॉन्सेप्ट आया, गिविंग ट्यूसडे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस दिन कुछ परोपकार का भी काम किया जाए, किसी को डोनेशन दिया जाए, किसी को वित्तीय सहायता कर दी जाए। तो ये सब जो अवधारणाएं हैं, ये अवधारणाएं भी प्रचलित होने लगी। अब हम फिर से इस मुद्दे पर आते हैं कि ब्लैक फ्राइडे बनाम बाई नथिंग डे का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कहा जाता है कि 1997 के आसपास में ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। जाहिर सी बात है, जब ब्लैक फ्राइडे की व्यापक प्रसार की स्थिति देखी गई तो फिर कुछ ऐसे भी तबके थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसका विरोध भी किया, है ना। और उस विरोध के पक्ष में उन्होंने तर्क दिया कि इससे उपभोक्तावादी संस्कृति को नाजायज तौर पर बढ़ावा मिल रहा है और साथ ही पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है ना। पर्यावरण पर दुष्प्रभाव कैसे पड़ रहा है, ये थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के कंटेक्स्ट में ये कहा गया कि जब भी इस तरीके से शॉपिंग की जाती है तो फिर बहुत बड़ी संख्या में जो वस्तु हैं, जो उत्पाद हैं, इनका निर्माण किया जाता है और इनके निर्माण में जो कार्बन उत्सर्जन होता है वह हानिकारक है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, है ना। तो अतिशय संख्या में
अतिशय संख्या में उत्पादन, इसके कारण कार्बन उत्सर्जन, और इसका जो इम्पैक्ट है वो पर्यावरण, है ना, पर्यावरण पर प्रभाव। एक पक्ष तो ये हुआ। दूसरा पक्ष ये हुआ कि भाई जब आप खरीदारी करते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, तो साइकिल से तो जाएंगे नहीं, है कि नहीं? या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, या फिर आपके पास में कार है, कुछ भी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, जो भी है उससे आप जाएंगे, है ना। किसी को फ्रिज खरीदना है तो साइकिल से तो फ्रिज ले नहीं आएगा, है कि नहीं? तो इस लिहाज से जो ये दुकान तक जाना, दुकान से वापस आना, इसमें जो एक इस परिवहन में जिस तरीके से कार्बन उत्सर्जन होता है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, उसके कारण से जो उत्सर्जन होता है और उसके कारण जो प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, वह भी बहुत अधिक पड़ता है ना। ये आकलन किया गया, है ना। ऐसा भी आकलन किया गया कि लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक दिन में हो जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इन गतिविधियों के कारण एक दिन में होता है। ठीक है, ऐसे लगेगा कि अरे ये कौन सी बात होगी, ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक व्यक्ति तो खरीदारी कर नहीं रहा है ना। दूसरी बात ये, फिर आपके मन में विचार आएगा कि ठीक है, हम ऑनलाइन शॉपिंग तो कर सकते हैं ना, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में ये भी है कि भाई यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके यहाँ डिलीवरी देने के लिए तो व्यक्ति आ रहा है ना। आपने तो किसी भी वेबसाइट से, ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ भी आपने खरीद लिया, लेकिन आपके यहाँ डिलीवरी देने के लिए जो व्यक्ति आएगा वो तो पैदल आएगा नहीं, वो तो किसी न किसी वाहन से ही आएगा, है ना। और यदि बहुत भारी सामान है तो निश्चित तौर पर उसको 4 व्हीलर या फिर 6 व्हीलर से उसको लाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ऐसे में जो कार्बन उत्सर्जन होता है और उससे जो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही अधिक व्यापक हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है, पहला पक्ष तो ये हुआ, दूसरा पक्ष ये हुआ कि परिवहन के कारण क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन, और उसके बाद उसका पर्यावरण पर प्रभाव, है ना। ये सभी जो पक्ष है ये भी यहाँ पर देखे गए, ठीक है ना। इसी कारण से इस मामलों, इस व्यवस्था का, इस गतिविधि का कुछ देशों में विरोध भी हुआ। फ्रांस जैसे देश ने तो इसके अगेंस्ट में बिल लाने की भी बात कही कि इस तरीके से जो आयोजन किया जाता है ये कतई ठीक बात नहीं है। इसका एक और पक्ष जो है वो भी आपको मैं बताऊं कि कचरा का भंडार विकसित होना, है ना। जाहिर सी बात है कि जब भी आपके यहाँ पर सामान आता है, आप यदि ऑनलाइन कोई भी सामान मंगवाते हैं तो फिर प्लास्टिक या फिर जो कार्टून होता है उसके माध्यम से मंगवाते हैं, और फिर वह वेस्ट में चला जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि सिंगल यूज कोई आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं, एक बार उसका यूज कर लिए और देन फिर वो डस्टबिन में चला गया। तो ऐसे में यदि हम पूरे वैश्विक स्तर पर इसको कैलकुलेट करें तो यह एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी मात्रा के तौर पर यह दिखता है ना। तो पर्यावरण हितैषी जो पक्ष हैं उनके द्वारा इस तरीके से भी तर्क दिए गए, है ना। और एक और जो पक्ष है वो यहाँ पर उभरता है, मनोवैज्ञानिक पक्ष, है ना। मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या कहता है, वो ये कहता है कि कई बार साइकोलॉजिकली लोग प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं कि हम भी सामान खरीदें, है ना। जाहिर सी बात है कि आपके ईमेल पर मैसेज आ गया, आपके मोबाइल फोन में टेक्स्ट मैसेज आ गया, है ना, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेजेस आ रहे हैं कि ये छूट मिल रही है, यहाँ पर ये छूट मिल रही है, इस वस्तु पर ये छूट मिल रही है, इस प्लेटफॉर्म पर ये डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर आप इंस्पायर्ड होते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि भाई सामने वाले घर में ये आ गया आज के दिन, है ना, इसके यहाँ पर ये है, ये सामान इसने खरीद लिया, बहुत कम दाम पर इसने खरीद लिया है।
तो एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है और जो व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं भी क्यों ना खरीद लूं, है ना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें कौन कह रहा है, ये बातें कह रहा है GFN, है ना, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के CEO का मंतव्य, है ना। इन्होंने ये बातें कही। ग्लोबल फुटवर्क नेटवर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, वह पूरे विश्व स्तर पर इन बातों को कैलकुलेट करता है, चेक करता है कि पर्यावरण के स्तर पर क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, क्या कुछ प्रभाव उसका देखा जा सकता है ना। आपने अर्थ ओवरशूट डे का नाम सुना होगा। ये जो अर्थ ओवरशूट डे है, इसी के माध्यम से, इसी ग्लोबल फुटवर्क नेटवर्क के माध्यम से ये अर्थ ओवरशूट मनाया जाता है और इसी के द्वारा कैलकुलेट भी किया जाता है ना, कि एक मनुष्य के द्वारा पूरे वर्ष भर में कितने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया, जिसका फिर से रीजनरेशन अर्थ कर सकती थी कितने समय में, है ना। तो ये सभी जो बातें हैं, ये सभी बातें यहाँ पर ग्लोबल फुटवर्क नेटवर्क के CEO के द्वारा कही गई हैं, ठीक है ना। तो इस लिहाज से ये जो एक पक्ष है, यह भी पक्ष अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की चर्चा में यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा में हमने ब्लैक फ्राइडे क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को हमने समझने की कोशिश की और इसके आधार पर एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है, हाल के समय में वैश्वीकरण ने उपभोक्तावादी संस्कृति को नकारात्मक रूप से प्रोत्साहित किया है, क्या आप सहमत हैं, है ना। मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों बातें बताई, आप इसमें अपना जो अभिमत है उसको भी शामिल कर सकते हैं और इसके आधार पर एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट।